नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2020 और बीओ मेंस 2020 और आरओ मेंस 2020 के लिए जो ऐसे हैं, क्योंकि देखिए 700 शब्दों में आपका पूछा जाएगा पीसीएस और इसमें, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो निबंध दिए जा रहे हैं आप लोगों को अच्छे से इन चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। और जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178, इस पर मैसेज कर सके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का पहला निबंध है 2020 के आने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए। तो अच्छे से इस एस्से को आप लोग लिखिए। और देखिए कोई भी एस्से लिखा जाता है तो उसमें क्या है कि आपको जो चीज़ें हैं, जब आप एस्से लिखने जाते हैं सबसे पहले आप फॉर्मेटिंग ही करते हैं। ये सोचते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो आपको ऐड करने हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से करने का प्रयास करते हैं। तो भारत जो आज का निबंध है वो है भारत में बाढ़ समस्या और निदान। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छे से इस प्रश्न को जैसे कैसे किस तरीके से लिखना है उन चीज़ों पर बात करेंगे कि जैसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में देखिए एक एक कोटेशन। जैसे मान लीजिए एक पेज है तो एक पेज में आपको एक कोटेशन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ग्रामर की गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं तो वो आपसे नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। इसके साथ में कोटेशंस का आप बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करिए। निबंध में जैसे निबंध का मतलब ही यही होता है कि कोई भी बंधन नहीं है, ठीक है। आप लिखिए टू द पॉइंट, जो चीज़ें पूछी गई हैं उसी शब्द सीमा में आपको लिखना है। तो इस निबंध को बहुत ही बेहतर तरीके से लिखिए। इंट्रोडक्शन अच्छे से रखिए, बॉडी पार्ट में अच्छे से चीज़ों को डालिए और डेटा, फ्लो चार्ट और डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। जो अच्छे चीज़ हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको भी आप अच्छे से ऐड करने का प्रयास करिए। अन्य कोई चीज़ें इस निबंध से संबंधित आपके पास में है तो उनको भी ऐड करिए और अपने जो आपका निबंध है उसको अच्छे से तैयार करने का प्रयास करिए। 700 शब्द सीमा में इस प्रश्न को, जो आपका निबंध है पहला, इसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहे हैं तीनों, आरओ मेंस का, बीओ मेंस का और यूपी पीसीएस मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छे से आप लोग चीज़ों को तैयार करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में बाढ़ समस्या और निदान, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए भारत की स्थिति जहाँ तक बात की जाती है तो देखिए भारत की स्थिति, भारत कैसा देश है। देखिए भारत एक प्राकृतिक संसाधन युक्त देश है। यहाँ पर मानव संसाधन भी है और प्राकृतिक संसाधन भी है। तो दोनों प्रकार के साधनों से संपन्न यह राष्ट्र है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत सारी प्रचुर मात्रा में है, देखते भी होंगे आप लोग, ठीक है। और मानव संसाधन जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत बड़ी है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, कार्यबल बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक कुशल मानव संसाधन नहीं है। कहने का मतलब है प्रशिक्षण नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्थितियां हैं भारत की। अब देखिए भारत इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतने बड़े क्षेत्रफल में आपका अवस्थिति है भारत की। और यहाँ पर देखिए समय समय पर बहुत सारी आपदाएं आती रहती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए भारत एक ऐसा देश है जिसमें समय समय पर बहुत सारी आपदाएं आती रहती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, भूकंप समय समय पर आते रहते हैं, सूखा पड़ता है, कभी कभी बारिश नहीं होती। और जो एक बाढ़ समस्या है, प्रत्येक मौसम में भारत में बाढ़ जरूर आती है। देखते हुए होंगे इस समय वर्तमान में भी आपका हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है, बॉम्बे में हो रही है, अन्य जगहों पर समय से अन्य समय काल में आई है कि जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और चेन्नई में बाढ़ आई थी 2015 में। तो इस तरीके से समय समय पर बाढ़ आती रहती है, जो कि एक स्टेट और एक कंट्री को, दोनों को आर्थिक रूप से पीछे धकेलने का कार्य करता है। भारत के लिए देखिए बाढ़ एक बहुत बड़ी आपदा है। बाढ़ क्या है? बाढ़ एक बहुत बड़ी आपदा है और ये आपदा के प्रभाव भारत की स्थितियों को देखते हुए कैसे पड़ते हैं कि व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। जनधन की
जैसे देखिए, लोगों की तो हानि होती ही होती है, इसके साथ में धन की यानी पैसे की भी हानि होती है। जन और धन दोनों की व्यापक पैमाने पर हानि होती है बाढ़ से। आप लोगों ने देखा भी होगा, जहां बाढ़ आ जाती है वहां बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, वहां के जो परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली सारी की सारी ध्वस्त हो जाती है, लाइट चली जाती है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो रुक जाती हैं, जो व्यापक पैमाने पर पशु जो होते हैं वो भी बह जाते हैं, मनुष्य तक बह जाते हैं, गाड़ियां बह जाती हैं। इन चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा। तो जनधन की व्यापक पैमाने पर हानि होती है। जहाँ तक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी अब जब बात कर लेते हैं धीरे धीरे, तो मुख्यतः जो चीज़ें हैं कि जैसे जो उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्रों की जहाँ तक बात करते हैं तो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है यहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, तो हर जगह ये चीज़ें चलती हैं। और अन्य जगहों पर भी आती हैं, बॉम्बे हो गया, केरला हो गया, चेन्नई हो गया, उड़ीसा हो गया, तो ये सारी जगहों पर आती है। दक्षिण भारत भी देखिए बाढ़ से अछूता नहीं है। पश्चिम बंगाल में हुगली क्षेत्र है, बिहार में कोसी नदी क्षेत्र है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र है, उड़ीसा में महानदी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में क्या है कि जो गंगा नदी का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा बाढ़ से ग्रस्त रहता है। तमिलनाडु में चेन्नई है, बाढ़ आई है, ठीक है, मुंबई में, केरल में, इन सारी जगहों पर, हैदराबाद में वर्तमान में बाढ़ चल ही रही है। आप लोग देख रहे होंगे मूसलाधार बारिश हो रही, बहुत अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। पिछले वर्षों की बात कर लेते हैं तो पिछले वर्षों में 2019 में जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, असम, जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें हुई थी, ठीक है, उत्तराखंड में भी ये चीज़ें, बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण तेज़ बारिश के कारण जो बादल फटते हैं, बादल फटने के कारण जो भूस्खलन होता है उसके कारण बहुत जान और माल की हानि होती है। हिमाचल प्रदेश में भी तेज़ बारिश और भूस्खलन के कारण लगभग 25 लोग मारे गए थे। तो ये स्थितियां हैं भारत में बाढ़ की, ठीक है। अब आगे देखते हैं भारत में बाढ़ के कारणों को देखते हैं कि भारत में बाढ़ के कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण क्या है? बादल का फटना। बादल का फटना क्या है? बादल का फटने का अर्थ ये थोड़ी है कि बादल फट गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही जगह पर कम समय में मूसलाधार बारिश होना, इसको क्या कहते हैं? बादल का फटना। केदारनाथ में आप लोगों ने देखा होगा, केदारनाथ में विनाश का मंजर दिखाई देता है। जून 2013 में उत्तराखंड में भारी तबाही का मंजर देखना पड़ा था। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो था वहाँ से, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। भारत में बाढ़ के कारणों की जहाँ तक बात करते हैं तो दूसरा अन्य कारण जो है वो है नदी का उफान आना, नदी में उफान आना, ठीक है। देखिए उफान कैसे आता है कि जैसे नदी के आसपास का क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, अब नदी में जो ये आपका तलछटी का जो एरिया है ये जब भर जाएगा और थोड़ा बहुत भी पानी अधिक हुआ तो ये पानी इधर उधर फैलने लगता है, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों में जाने लगता है। तो जब उफान आता है तो नदी भाई भर जाती है, भरने के बाद इधर उधर पानी जाने लगता है, आसपास के क्षेत्रों में जाने लगता है, जिससे जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ की फसल, लोगों का नुकसान, पशुओं का नुकसान, मकानों का नुकसान, जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो जाता है, जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, जो मूलभूत सेवाएं हैं वो भी प्रभावित रहती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा असम में जो चीज़ें हैं नाव चलने लगती हैं, तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो नदी का उफान आना ये भी एक बहुत बड़ा समस्या बनती है जाके भारत में बाढ़ के कारणों में। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है आपका हिमनदों का गलना, जो ग्लेशियर्स हैं इनका पिघलना। जैसे हिमालयी नदियां जितनी भी हैं कि जैसे गंगा है, कोसी है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, इनमें जब बाढ़ आती है तो ये एक कारण ये भी बनता है, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, पिघलने के बाद वो पानी बनकर नदियों के माध्यम से बहते हैं और नदियों में बाढ़ आती है, जिसके कारण अधिक से अधिक जो लोगों की जान माल की हानि है वो होती है, ठीक है। और क्या है अगला पॉइंट? क्या है अगला पॉइंट? है आपका बहाव से आई मिट्टी का जमाव। कि जैसे मान लीजिए कोई नदी है, जैसे गंगा नदी को मान लीजिए, गंगा नदी गोमुख से निकलती है। अब निकलने के बाद वहाँ से तराई क्षेत्र में आती है, तराई क्षेत्र से धीरे धीरे मिट्टी को साथ लेते 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 ये समतल ज़मीन पर मिट्टी को छोड़ती चली जाती है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, बहाव से आई मिट्टी का एक जगह जमाव होता रहता है, जिससे
बराबर से एक लेवल में एक मिट्टी जमती जाती है तलछटी पर। जो नदी का तल होता है वहाँ पर मिट्टी का जमाव बहुत ज़्यादा होता है, जिससे अब अगर सोच कर देखिए कि अगर यहाँ पर मिट्टी का जमाव इस नदी बहाव क्षेत्र में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नदी उफनाने लगेगी, ऊपर आने लगेगी, तो ये जमाव से भी बाढ़ आती है। ठीक है, आसपास के क्षेत्र में एरिए में पानी भरता है, जिसके कारण जान माल की नुकसान होता है। अब जैसे नदियों का जल वहन करने की क्षमता भी कम हो जाती है। भाई मिट्टी अगर इस नदी में मिट्टी अगर ज़्यादा भर जाती है तो इसके जल को वहन करने की या सहन करने की, उसमें जल प्रवाहित होने की क्षमता जो होगी वो कम हो जाएगी ना। तो यही चीज़ें होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में जैसे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी में जब बाढ़ आती है तो 2 से 14 किलोमीटर तक पानी से लाई गई मिट्टी का जमाव हो जाता है, जिसके कारण पानी फैलने लगता है और फैलकर आसपास के एरियो में जाने लगता है, घरों में घुसने लगता है, समुदायों के बीच में जाने लगता है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, शहरी क्षेत्रों में भी एक कारण है कि शहरी क्षेत्रों में आखिर जैसे मुंबई जैसे है, ठीक है, केरला जैसे है, बड़े बड़े शहरों में अगर ये जो बाढ़ आती है तो वो क्यों आती है। वर्तमान में देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि यह वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या है। हैदराबाद, मुंबई, हर जगहों पर आपका बाढ़, इसमें मूसलाधार बारिश हो रही है, तो ये आने की संभावनाएं पूरी हैं। शहरी क्षेत्रों में जैसे क्या होता है, बाढ़ के कारण जब हम लोग देख रहे हैं तो शहरी क्षेत्रों में जो अवरुद्ध नालियां होती हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो अच्छा नहीं होता है। नगर पालिका अच्छे से कार्य नहीं कर रही होती है, जो जल निकासी है उसकी अच्छी व्यवस्था नहीं की जाती है, जिसके कारण जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ जल भराव हो जाता है। भाई अगर जल निकासी अच्छी नहीं होगी और अगर बारिश हो गई मुंबई में या जो जितने भी महानगर हैं तो उनमें क्या है, पानी भर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो बंद हुई नालियाँ हैं, उनको साफ कराने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी के लिए भाई शहरी क्षेत्रों में बाढ़ ना आए, इसके लिए समय समय पर जो जितने भी जो नगर निगम होते हैं उनको बिल्कुल सतर्क रखना होगा, उनको समय समय पर सफाई अभियान चलाते रहना होगा। अब जैसे मुंबई से चेन्नई, मुंबई में भी बाढ़ आई 2019-20 में, लगभग 400 लोगों की मौत हो गई। चेन्नई में भी बाढ़ आई 2015 में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें दर्शाती हैं। और क्या एक कारण बनता है शहरी क्षेत्रों में कि जैसे आपदा से पूर्व तैयारियों की विफलता, कि भाई यही चीज़ें दर्शाती हैं ना कि आपने तैयारी नहीं करी अच्छे से, जो नगर निगम है उसने अच्छे तैयारी से नहीं करी। आपदा से पूर्व तैयारियों की विफलता भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है भारत में बाढ़ के कारणों का। ठीक है, अब अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ क्या है, बाढ़ से हानि। देखिए बाढ़ से हानि किस किस चीज़ की होती है, अब इन चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि बाढ़ से हानि ही होती है, कुछ बहुत थोड़े बहुत लाभ भी होते हैं। तो बाढ़ से हानि की बात कर लेते हैं कि जैसे बाढ़ से कौन कौन सी चीज़ों की हानि होती है। तो देखिए बाढ़ से जान माल की हानि होती है। सबसे पहली बात, लोगों की जान जाती है, जो आर्थिक रूप से मकान, पशु और अन्य जो चीज़ें हैं, गाड़ी, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें भी बह जाती हैं। तो हर चीज़ों की यहाँ पर हानि ही होती है। फसल उत्पादन में कमी। फसल उत्पादन में कमी कैसे होती है, जैसे मान लीजिए ये नदी है, अब ये नदी है, नदी में पानी तलछटी पर ज़्यादा मिट्टी का जमा हो गया है, उफना रही है नदी और पानी इधर उधर आसपास के क्षेत्रों में जा रहा है। तो यहाँ की जो फसल होगी वो बर्बाद हो जाती है, यहाँ की जो फसल होगी ये भी बर्बाद हो जाती है। तो ये कारण बनता है जाकर फसलों के उत्पादन में कमी का, कि जब फसल ही आपकी सड़ गई या बेकार हो गई और उत्पादन नहीं होगा, कोई भी फसल हो, अगर ज़्यादा पानी दे देंगे, एक मात्रा से अधिक मात्रा में अगर आप दे देंगे तो वो फसल बेकार हो जाएगी और उसका उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो यहाँ फसल उत्पादन में कमी भी आती है। अब फसल उत्पादन में कमी आई तो मुद्रास्फीति जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी, महंगाई जो है उसमें भी उतार चढ़ाव होता है कि भाई जब वस्तु का उत्पादन या फसल का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में नहीं हुआ तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी मार्केट में। सीधा सिंपल सा फंडा है कि जैसे 10 किलो गेहूं हैं बेचने के लिए और लेने वाले 100 लोग हैं, तो सब लोग अपना बढ़ बढ़ के रेट लगाएंगे। तो क्या है, जो एक महंगाई का लेवल है, महंगाई का प्रतिशत जो है वो बढ़ता जाएगा। और क्या है कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जानवरों की भी मृत्यु होती है। तो यहाँ पे क्या है, दुधारू जानवरों की क्षति भी बाढ़ के कारण होती है।
पूरा का पूरा परिवहन नेटवर्क और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो भी प्रभावित होती हैं। जो पूंजीगत साधन हैं उनका भी नुकसान होता है। हर तरीके से बाढ़ से हानि होती ही होती है। बिजली उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था में भी प्रभाव पड़ता है। पेयजल की सुविधाओं में भी कमी आती है कि जैसे स्वच्छ पेयजल अगर हमें चाहिए होता है, तो अब अगर हर जगह बारिश का पानी ही और गंदा पानी नदियों के माध्यम से जो पानी जाएगा भरेगा, तो वो आसपास की गंदगी को भी लेके जाता है, ठीक है, मल मूत्र इन सारी चीज़ों को। तो वहाँ पर क्या है, पेयजल की सुविधाओं में भी कमी आती है, इसकी भी समस्या खड़ी होती है। और क्या है कि जब गंदा जल जाएगा तो दूषित जल से अगर आप पीते हैं तो उससे बीमारियों से भी ग्रसित होने की संभावनाएं पूरी बढ़ जाती हैं। लोग बीमार पड़ने लगते हैं, हैजा, कॉलरा, वायरल फीवर, तो ये सारी की सारी जो संक्रमण होता है, संक्रमण वाली बीमारियां होने लगती हैं। इसके अलावा क्या है कि ये सारी हानियां होती हैं। इन हानियों के बावजूद भी जो बाढ़ है, बाढ़ के कुछ लाभ भी हैं कि जैसे देखिए बहाकर लाई गई मिट्टी, जैसे मान लीजिए ये मिट्टी बहाकर लाई गई है नदी के जल के द्वारा। अब ये मिट्टी पानी के माध्यम से इधर इधर भी फैलेगी, ठीक है। पानी जब ये नदी उफान पर थी, इधर उधर पानी फैला था, जब ये पानी सीधे नदी में चला जाएगा तो यहाँ पर एक मिट्टी की परत बन जाती है, जो कि आपका जो खादर क्षेत्र कहलाता है एक तरीके से, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें जो फसलों का उत्पादन जो होता है वो अच्छा हो जाता है। ये बहुत ही उपजाऊ भूमि मानी जाती है, उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी में धान की खेती बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है, असम के माजुली द्वीप के आसपास का क्षेत्र। तो ये ऐसी स्थितियों में क्या है, ऐसी स्थितियों में कुछ बहुत नाम मात्र के इसमें फ़ायदे भी हैं। अच्छी पैदावार होती है ऐसे क्षेत्रों में, लेकिन सब जगह तो नहीं होगी ना। जो नुकसान कर दिया वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर तरीके से नुकसान है। ये चीज़ें हैं। तो बाढ़ की समस्या हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले रही है, ठीक है। और इसके लिए सरकार को भी अनेक कदम उठाने पड़ेंगे, अनेक चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं। तो देखिए सर्वप्रथम 1954 में भीषण बाढ़ के बाद में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ कार्यक्रम की घोषणा की थी। तो इसके 3 भाग थे, ध्यान रखिएगा, इसके 3 भाग थे, एक तात्कालिक, एक अल्पकालिक और एक दीर्घकालिक। तो तात्कालिक कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ नदी में बाढ़ आ गई है, कोसी नदी जो है सबसे ज़्यादा कुख्यात है अपना मार्ग बदलने के लिए, जिससे कि वो बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा लाती है, और इसीलिए उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को, ठीक है। अब देखिए जैसे बाढ़ आ गई है, अब ऐसे में क्या होगा, तात्कालिक कारणों में बाढ़ से संबंधित आंकड़े जुटाना कि कौन कौन से गाँव जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं, कौन कौन से ज़िले प्रभावित हैं बाढ़ से। तो इन सारी चीज़ों का क्या है, आंकड़ा जुटाना, और जो वहाँ पुनर्वास की समस्याएं हैं, पुनर्वास लोगों का करवाना, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह उनको ले जाना, सुरक्षित ले जाना, बाढ़ सुरक्षा उपायों को करना, वो चाहे आपके पशु हों या लोग हों, जो उनका खुद की जो आर्थिक रूप से जो सामान होता है, घर का सामान होता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये चीज़ें तात्कालिक होनी चाहिए। राहत सामग्री देना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्या है, तात्कालिक रूप से उनको राहत शिविरों में ले जाया जाता है, राहत सामग्री बांटी जाती है, भोजन बांटा जाता है, हर तरीके से चीज़ें होती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये तात्कालिक उपाय में सरकार के द्वारा उठाया जाता है, ठीक है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बहुत सारे कार्यों को भी क्रियान्वित किया जाता है। अब अल्पकालिक के रूप में देख लेते हैं कि अल्पकालिक रूप में क्या होता है कि जैसे छोटे समय में जैसे नदियों के किनारे तटबंधों का निर्माण कर दिया जाता है, और तो ये आपका अल्पकालिक भाग के तहत आता है। अब तीसरा भाग क्या है, दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक भाग में हम लोग बात करेंगे सरकार के द्वारा उपाए गए सुझाव, मतलब जो उपाय हैं उनमें कि जल संचय किया जाना चाहिए, जल का संरक्षण किया जाना चाहिए, जल को एक जगह पर भंडारण किया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि सरकार क्या करती है, नदियों पर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करती है, ठीक है। जल जो है
हर तरीके से देखिए महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही, लेकिन वही पानी अगर बहुत बड़ी मात्रा में हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो भी अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, दीर्घकालिक रूप में हम जो उपाय देखते हैं, तो नदियों का जल जो होता है उसको कहीं एक जगह पर संग्रहण करके फिर उसी का रीयूज़ किया जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्या है कि और इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे केंद्रीय जल आयोग द्वारा राष्ट्रव्यापी बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली भी स्थापित करना, तो ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा ये चीज़ें की जा रही हैं और भारत में बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली स्थापित करना। ठीक है, और क्या है कि जैसे सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारंबारता बाढ़ की ज़्यादा हो जाती है, तो उन क्षेत्रों का, उन ज़िलों का मानचित्र तैयार किया जाए, किस तरीके से हम लोगों को बचा सकते हैं, उन सारी प्लानिंग की जाए, रणनीतियाँ बनाई जाएं और बाढ़ क्षेत्र में लोगों का पुनर्वास किया जाए। हर तरीके से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जो एरिया है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, तो उससे हम कैसे निपटें, इन सारी चीज़ों पर वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, प्रत्येक काम कर रही है। ठीक है, इसके अलावा भी कई कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा कि समय समय पर जो नदियां हैं, नदियों की तलछटी पर समय समय पर सफाई की जानी चाहिए। सरकार के द्वारा जो रिवर फ्रंट है, इनका भी नदियों पर निर्माण किया जा रहा है कि जिससे बाढ़ की समस्याएं कम हो सकें। अगर आप सोच के देखिए कि अगर जैसे रिवर फ्रंट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक और ये पक्की चीज़ें होनी चाहिए और समय समय पर जो इसका जो तलछटी का एरिया है, इससे यहाँ से मिट्टी हटाई जानी चाहिए, बाहर ले जाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जैसे जो साइड वाला एरिया है, तो यहाँ पर पक्की बड़ी दीवार थोड़ी सी ऐसी रखनी चाहिए, मतलब हल्की सी ऊंची, कि वहाँ से पानी बाहर इधर उधर ना जा पाए। तो ये अब छोटी छोटी जगहों पर, घाटों पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है, पक्के रिवर फ्रंट का, तो ये भी सरकार के द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अंत में निष्कर्ष में दीजिए, आप अपने कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, कोटेशंस भी डालिए लास्ट में निष्कर्ष में, और अच्छे से इस एस्से को लिखने का प्रयास करिए। 700 शब्दों में इस एस्से को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एस्से था आपका बाढ़ समस्या और उसके निदान, इससे संबंधित यह प्रश्न था। इसको आप लोग एस्से को अच्छी तरीके से लिखिए। इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।